नेक्स्ट इट इज डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, दैट इज ईडी। तो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट को इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में, एंड ईडी जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, एंड लेटर ये किस में कन्वर्ट हो गया, फेरा को रिप्लेस कर दिया फेमा ने 1999 में। तो ये किसकी इन्फोर्समेंट करता है, ईडी जो है फेमा की इन्फोर्समेंट कर रहा है। सो जब पीएमएलए आया, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया 2002 में, तो पीएमएलए की एक्ट में जो प्रोविजंस थी, इन्फोर्समेंट की जो प्रोविजंस थी, उनकी पावर किसको दी गई थी, ईडी को दी गई थी, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट को दी गई थी। तो कहने का मतलब है जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है उसे एस्टेब्लिश किया गया था 1956 में, एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी कि इसने इन्फोर्समेंट करनी है फेरा की, एंड बाद में फेरा को रिप्लेस कर दिया गया फेमा के साथ। एंड फर्दर जब पीएमएलए आया तो पीएमएलए में जो प्रोविजंस थी, वहां पर इन्फोर्समेंट की जो प्रोविजंस थी वो किसको दी गई थी, वो ईडी को दी गई थी। एंड इट इज दी अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये किसके कंट्रोल के अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर है। एंड मेन फंक्शंस क्या है ईडी के, कि जो भी इंटेलिजेंस है दैट इज रिगार्डिंग की फेमा में, जो फेमा के रिगार्डिंग जो भी प्रोसेस हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, अगर उसमें किसी तरह का वायलेशन रहता है, यानी कि फेमा में जो वायलेशन रहता है, एंड उसके रिगार्डिंग अगर कोई इन्हें नॉलेज मिलती है, कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, उसे डेवलप करना है, एंड साथ में उस इंफॉर्मेशन को फर्दर एजेंसीज को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज टू, अगर कोई भी सस्पेक्टेड वायलेशन है फेमा के प्रोविजन की, यानी कि फेमा 1999 के किसी भी प्रोविजन की सस्पेक्टेड वायलेशन है, उसे इन्वेस्टिगेट करना है। जैसे कि हवाला है, फॉरेन एक्सचेंज रैकेटेरिंग है, नॉन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है, नॉन रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, या फिर किसी और भी तरह की जो वायलेशन है जो फेमा में की गई है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है, टू इन्वेस्टिगेट द suspected violations of the provisions of the FEMA. Next it is to adjudicate cases of violations of the erstwhile FERA 1973 and FEMA 1999. So जो कोई भी वायलेशन की गई हैं फेरा के अंडर या फिर फेमा के अंडर, उनके केसेस के रिगार्डिंग जो निर्णय लेना का राइट है वो भी किसके अंडर है, इसी के काम के अंडर है। नेक्स्ट इट इज टू प्रोसेस केसेस फॉर preventive detention under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act। तो इस एक्ट के अंडर, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट के अंडर जो केसेस हैं उन्हें प्रोसेस करना है ताकि उन्हें प्रिवेंट किया जा सके। सो पीएमएलए के अंडर जो भी ऑफेंस किया गया है, तो ऑफेंडर के अगेंस्ट कोई सर्वे करना, कोई सर्च करना, सीजर करना, प्रोसिक्यूशन एक्शन लेना, अरेस्टिंग की जो पावर है वो सभी भी इसी के साथ हैं। नेक्स्ट इट इज सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, डेट इज सीफो। तो सीफो को सेटअप किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ताकि जितने भी वाइट कॉलर क्राइम्स हैं या फिर फ्रॉड्स हैं उन्हें डिटेक्ट किया जा सके, उनके रिगार्डिंग प्रोसिक्यूशन की जा सके, या फिर प्रोसिक्यूशन के लिए रिकमेंड किया जा सके। तो उसके लिए सीफो को इस्टेब्लिश किया गया, सेटअप किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है, व्हाट इज व्हाइट कॉलर क्राइम और फ्रॉड्स? तो जो भी क्राइम्स हैं जो बिजनेसमैन के द्वारा या फिर जो गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स के द्वारा किए जा रहे हैं, किसी चीज को छुपाते हुए, कंसील करते हुए या फिर वायलेशन करते हुए, दैट आर व्हाइट कॉलर क्राइम्स। तो इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं अकाउंटेंसी के फील्ड से, फॉरेंसिक ऑडिटिंग के फील्ड से, लॉ के फील्ड से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड से, इन्वेस्टिगेशन के फील्ड से, कंपनी लॉ के रिलेटेड, कैपिटल मार्केट के रिलेटेड एंड टैक्सेशन से रिलेटेड। तो इन सभी डिपार्टमेंट से रिलेटेड इसमें एक्सपर्ट्स रहते हैं। एंड जो मैटर्स जिनको इन्वेस्टिगेट करती है सीफो, डेट आर, तो ऐसे फ्रॉड्स जो कॉम्प्लेक्स हैं नेचर में या फिर इंटर डिपार्टमेंटल, यानी कि कई डिपार्टमेंट्स में फैले हुए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर मल्टी डिसिप्लिन में हैं, इन मैटर्स को टेकअप करती है। अगर कोई केस जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो ये चीज जज की जाती है कि साइज कितना है, यानी कि मॉनेटरी मिसअप्रोप्रिएशन कितनी हुई इस केस में, या फिर कितने पर्सन उस चीज से इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से जो मैटर है दैट इज टेकन अप बाय द सीफो, सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस।
एंड इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि इस तरह से जो भी सिस्टम में, लॉज में, प्रोसीजर्स में इंप्रूवमेंट की जा रही है उसके रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन मिलेगी, या फिर आपको इन्वेस्टिगेशन में लीड मिलेगी उस चीज से। नेक्स्ट इट इज CFT रिलेटेड सेटअप, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बहुत से सालों से जो इंडिया है वो एक विक्टिम रहा है टेररिज्म का, एंड बहुत से इंसिडेंट हुए हैं, यानी कि टेररिस्ट अटैक को लेकर बहुत से इंसिडेंट हुए हैं, वेरियस नेचर्स के अटैक हुए हैं, वो मिलिटेंट एरिया से रिलेटेड है, इंसर्जेंसी इफेक्टेड एरियाज हैं, या फिर जो एरियाज हैं डेट आर अफेक्टेड बाय द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, टेररिस्ट अटैक हैं एंड बॉम्ब ब्लास्ट हैं। एंड बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, इंटर स्टेट रिलेटेड है, लिंकेजेस उनके, या फिर जिनके इंटरनेशनल लिंकेजेस भी हैं। तो यहां पर यह भी पॉसिबिलिटी रहती है कि जो इस तरह की एक्टिविटीज रही हैं उनकी स्मगलिंग ऑफ आर्म्स या फिर ड्रग्स से भी रिलेटेड इश्यूज रहे होंगे या कनेक्टिविटी रही होगी, या फिर जो काउंटरफीट करेंसी है उसको सर्कुलेशन में लेकर आए जाने की कोशिश की होगी। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, NIA है, उसे सेटअप किया गया था फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू टेररिज्म एंड सर्टेन अदर एक्ट्स। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सेटअप किया गया था ताकि टेररिज्म या फिर जो इससे रिलेटेड जो दूसरे एक्ट्स हैं, सर्टेन एक्ट्स हैं, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके जिनकी लिंकेज आपस में हो सकती है। एंड NIA को सेटअप किया गया था 2008 में। तो NIA जो है ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरह काम कर रही है इंडिया में। तो एक सेंट्रल एजेंसी है जो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। तो इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन इंडिया। तो NIA का फंक्शन क्या है कि जो भी इस तरह के टेररिज्म एक्ट है या फिर जो सर्टेन अदर एक्ट हैं उनको ये इन्वेस्टिगेट करती है, एंड सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए देश की एंड फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस को बनाए रखने के लिए इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन भी करती है ऑफेंसेस का। तो मान लीजिए कि इंडिया की किसी और कंट्री के साथ ट्रीटी हुई, यानी कि संधि हुई है आपस में, जिसके तहत उनका एग्रीमेंट है, कन्वेंशन है या फिर रेजोल्यूशन है। तो उन रेजोल्यूशंस के तहत अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी टेररिस्ट अटैक की या किसी सिक्योरिटी को लेकर या फिर इंटीग्रिटी को लेकर, तो वो इन्वेस्टिगेशन भी कौन करेगा? NIA करेगी। नेक्स्ट इट इज नेशनल मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रिस्क असेसमेंट सेटअप। तो FATF ने अपने स्टैंडर्ड्स के तहत ये गाइड किया था, एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट दिया था कि नेशनल AML CFT रिस्क असेसमेंट के लिए स्टैंडर्ड्स को क्रिएट किया जाए। एंड नेशनल रिस्क असेसमेंट के अकॉर्डेंस में, यानी कि जो गाइडेंस ये दी गई थी उसके अकॉर्डेंस में AML स्टीयरिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, तो एक AML स्टीयरिंग कमेटी बनाएगी, दैट इज AML-SC वाज फॉर्म्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन February 2012। सो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है इस कमेटी के डेट इंक्लूड्स कि वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए, फाइनेंशियल सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, जियोग्राफीज को एंड ज्यूरिसडिक्शंस को ध्यान में रखते हुए ये कमेटी जो है ये पीरियोडिक असेसमेंट करेगी, यानी कि जो रिस्क एसोसिएटेड हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का विद द वेरियस प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, फाइनेंशियल सेक्टर्स, जियोग्राफीज एंड ज्यूरिसडिक्शंस। सो पीरियोडिक असेसमेंट की जाएगी। फर्स्ट थिंग इज दिस। नेक्स्ट इट इज कि नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज रिगार्डिंग द असेसमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन। सो PMLA की रिगार्डिंग जो भी इंप्लीमेंटेशंस करने को कही गई थी, यानी कि रिस्क को कवर अप करने के लिए जो भी इंप्लीमेंटेशंस करने के लिए कहा गया था, वो कितनी इफेक्टिवनेस के साथ उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एंड साथ ही साथ उन चीजों को भी आइडेंटिफाई करना है कि कानून के तौर पर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पर क्या डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, टू आइडेंटिफाई पॉसिबल लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिशिएंसीज। तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है किसके? जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी उसके बेस पर रिस्क असेसमेंट के लिए जैसे सेटअप किया गया था। तो इसके अलावा वेरियस एजेंसीज हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो नेशनल रिस्क असेसमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है, FIU-IND है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस है। सो ये डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं एंड डिफरेंट वेरियस एजेंसीज हैं। ओके, तो SFIO है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेबी हो गया, IRD हो गया, ये सभी रिस्क असेसमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट इट इज एसोसिएशन विद इंटरनेशनल और रीजनल बॉडीज। तो इंडिया जो है वेरियस इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, बॉडीज के साथ ऑलरेडी एंगेज रहा है रिगार्डिंग द AML CFT। तो इंडिया ने इनिशियली एसोसिएट किया था FATF के साथ एज एन ऑब्जर्वर, यानी कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसका पहले ये ऑब्जर्वर था एंड बाद में 2010 में FATF का ये मेंबर बन गया। सिमिलरली इंडिया पहले एसोसिएटेड था विद द EAG मींस यूरेशियन ग्रुप के साथ ये ऑब्जर्वर की तरह एसोसिएटेड था एंड बाद में EAG का दिसंबर 2010 में ये मेंबर बन गया एंड इंडिया APG का मेंबर बन गया था 1998 में। APG क्या है? दिस इज एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसका ये मेंबर बन गया था 1998 में एंड इसने को चेयर किया था APG को फॉर द पीरियड ऑफ 2010 टू 2012 एंड FIU-IND जो है इसने एक एक्सपर्ट की तरह इवैल्यूएशन की जो राय दी है यहां पर दी है इन द म्यूचुअल इवैल्यूएशन वर्किंग ग्रुप ऑफ APG। सो एक वर्किंग ग्रुप है APG का, डेट इज म्यूचुअल इवैल्यूएशन वर्किंग ग्रुप, उसके अंडर इसने राय दी है FIU-IND ने टू ओवरसी वेरियस म्यूचुअल इवैल्यूएशंस, यानी कि जो भी म्यूचुअल इवैल्यूएशंस कंडक्ट की गई हैं FATF की गाइडलाइंस के तहत ही जो म्यूचुअल इवैल्यूएशंस कंडक्ट की गई हैं बाय APG, उनको ओवरसी करते हुए भी इसने FIU-IND ने राय दी है यहां पर। इसी तरह से FIU-IND जो है बिकेम मेंबर ऑफ एगमॉन्ट ग्रुप इन मई 2007। इसी तरह से FIU-IND ने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को जो सब ग्रुप की मीटिंग्स हुई हैं ऑन द CFT। इसका सब ग्रुप बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यानी कि बिम्स्टेक की जो सब ग्रुप बनाया गया था ऑन द कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, तो उसके ऊपर FIU-IND ने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट इट इज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और बायलैटरल एग्रीमेंट्स। सो FIU-IND को किसी भी तरह के MOU की जरूरत नहीं है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है फॉरेन FIUs के साथ, यानी कि दूसरी कंट्रीज के जो FIUs हैं उनके साथ किसी भी तरह का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के रिगार्डिंग, एंड इसे सिंपली रेसिप्रोसिटी के बेस पर किया जाता है, यानी कि अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप भी उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फर्दर, ताकि जो लेवल ऑफ कॉर्पोरेशन है इसको हम ज्यादा बढ़ा सकें एंड एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क पे लेकर आ सके, ताकि बेहतर वे में हम एसोसिएट कर पाएं एंड अंडरस्टैंड कर पाएं दूसरी कंट्रीज के FIU के साथ जिनके साथ इंडिया के सिग्निफिकेंट कमर्शियल रिलेशनशिप है, यानी कि वो कंट्रीज जिनके साथ इंडिया के कमर्शियल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं एंड अच्छे कमर्शियल रिलेशनशिप हैं, वहां पर बेटर वे में समझने के लिए एंड बेटर वे में एसोसिएट करने के लिए स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क को लेकर आने के लिए FIU-IND जो है उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो बायलैटरल एग्रीमेंट है उसमें एंट्रिंग की है। ओके, अदरवाइज MOU की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो FIU-IND है ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द FIU भूटान, ताकि ये इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश कर सके। ओके, सो दैट वाज रिगार्डिंग द AML और CFT ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया।